आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उस वक्त की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और हॉस्टल में रहा करता था। मेरा घर मेरे हॉस्टल से 5 घंटे की दूरी पर था। मैं हर हफ्ते रविवार की छुट्टी के दिन अपने घर जाता था, लेकिन महीने में एक बार मैं अपने मामा के घर जाता था। उनके बेटे चंदन के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। शनिवार की क्लास खत्म होते ही मैंने अपना सामान बांधा और अपने मामा के घर की तरफ रवाना हो गया। मेरे मन में मैं मामा और उनके परिवार और खासकर चंदन से मिलने की बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ एक विचित्र घटना होने वाली है जिस पर विश्वास करना मुझे आज भी बहुत मुश्किल लगता है। मेरे मामा एक छोटे से गांव किशनपुर में रहा करते थे। किशनपुर शहर से 7 घंटे की दूरी पर था। जब मैं किशनपुर पहुंचा तब तक बहुत रात हो चुकी थी। किशनपुर के बस स्टॉप से मामा जी के घर तक पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट तक एक कच्ची सड़क से पैदल चलना पड़ता था। उस दिन अमावस की रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं ठंड के मारे कांपने लगा। कुछ मिनट पहले बारिश हुई थी और पेड़ों की पत्तियों से पानी अभी भी टपक रहा था। मामा के घर की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर कीचड़ भर गया था। मैंने उस सड़क पर बड़ी सावधानी से कदम आगे बढ़ाए। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सड़क सुनसान थी और आसपास भी कोई नहीं था। किशनपुर के लोग ऐसी ठंडी बरसातों में रातों में जल्दी ही सो जाते थे। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। कहते हैं अमावस की ऐसी काली रात में इस रास्ते पर चलना खतरे से खाली नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी और ठिठक कर रुक गया। फिर मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मुझसे उम्र में 1-2 साल छोटी रही होगी। देखने में वो किसी कॉलेज की छात्रा लग रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वो भी मेरी ही तरह छुट्टियों में अपने घर वापस जा रही थी। मैंने उसकी बात को मजाक समझा और हंसने लगा। भला मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने उससे पूछा। मैं तो मर्द हूँ, डरना तो तुम्हें चाहिए क्योंकि तुम लड़की हो। क्या तुम्हें नहीं पता? उसने कुछ कदम मेरी तरफ बढ़ाए और फिर पूछा। ऐसी अमावस की रातों में कब्रिस्तान से कुछ अतृप्त आत्माएं बाहर निकलती हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। वो तुम्हारा खून चूस लेती हैं और मार डालती हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर्द हो या औरत। उन्हें सिर्फ तुम्हारा खून चूसने से मतलब है। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ उससे भी खूबसूरत। मैं उसकी खूबसूरती की तरफ आकर्षित होता चला गया। अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो भला तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा। तुम्हारा इंतज़ार, ताकि तुम आओ और मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई और मैं ठहाके मारकर हंसने लगा। तो ये बात है। अब उसकी मंशा मेरी समझ में आई थी। असल में तुम्हें अकेले अपने घर जाने में डर लग रहा था, इसलिए तुमने ये उल्टी सीधी कहानी सुनाकर मुझे डराना चाहा ताकि तुम्हें मेरा साथ मिल जाए। नहीं, वो मेरे एकदम से करीब आ गई और उसने कहा, मैं सच बोल रही हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानी। मुझे उसकी बात पर यकीन तो नहीं था, फिर भी मैंने उसकी तसल्ली के लिए कह दिया। अब ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ उस तरफ। उसने अपने हाथ से दक्षिण की तरफ इशारा किया। मैं उसके साथ चल पड़ा। उसके साथ बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मन ही मन मैं तो ये भी चाहने लगा था कि अगर उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लो, आ गया मेरा घर। उस कच्ची सड़क पर थोड़ा आगे चलने के बाद उसने कहा,
बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है, अब मैं चली जाऊँगी, शुक्रिया। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आ सकता हूँ? मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो उस रास्ते पर आगे बढ़ गई। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहकर उसे देखता ही रहा। वो जब अंधेरे में कहीं ओझल हो गई तो मैं अपने मामा के घर की तरफ बढ़ा। चंदन काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहा था। चंदन ने 10वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वो मामा के कामकाज में उनका हाथ बटाता था। खाना खाने के बाद हम दोनों बाहर बरामदे में बैठे हैं। चंदू, क्या तुम किसी लड़की को जानते हो जो उस तरफ रहती है? मैंने हाथ से उस ओर इशारा किया जहां उस लड़की का घर था। देखने में तो किसी कॉलेज की छात्रा लगती है। हमारे गांव की कोई लड़की कॉलेज तक पढ़ी ही नहीं है। आधी लड़कियों की तो शादी हो गई है और बाकी आधी लड़कियों ने बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। चंदू ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैं उस लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने उससे फिर पूछा, लेकिन तुमने उस लड़की को देखा तो होगा? वो देखने में बहुत सुंदर है यार। लड़की के सुंदर होने की बात सुनकर चंदू को भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। तुमने क्या बताया था? चंदू ने मुझसे पूछा। उसका घर किस तरफ है? उस तरफ। मैंने उंगली से इशारा किया। हे भगवान! चंदू ने अपना माथा पीटा और कहा, अरे उस तरफ तो कब्रिस्तान है। और क्या तुम जानते हो उस कब्रिस्तान का रहस्य क्या है? उस कब्रिस्तान में उन लोगों को दफनाया जाता है जिनकी मृत्यु के समय या तो कोई अधूरी इच्छा रह गई हो या फिर उनकी मृत्यु समय से पहले हो गई हो। कहते हैं ऐसी अमावस की रातों में वो अतृप्त आत्माएं अपनी कब्र से बाहर निकलती हैं और अपना अधूरा काम पूरा करती हैं, लेकिन अक्सर ये आत्माएं अपना रास्ता भटक जाती हैं और वापस अपने कब्र तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में वो इंसानों का इंतज़ार करती है जो उन्हें वापस उनकी कब्र तक पहुंचा सके। ये आत्माएं इंसान का रूप धरकर हमारे सामने आ जाती हैं और हमसे मदद मांगती है। उनकी मदद ना करने पर वो इंसानों का खून चूस कर उन्हें मार डालती हैं। तुमने ऐसे ही किसी अतृप्त आत्मा को देखा होगा, क्योंकि कोई भी जीती जागती लड़की कब्रिस्तान में तो नहीं रहती होगी ना। चंदू की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उस लड़की ने भी मुझे यही कर कर बेवकूफ़ बनाया था। कोशिश की थी मतलब? मैंने हंसते हुए कहा। मेरी बात सुनकर चंदू डर से कांपने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर के अंदर ले गया। कल सुबह मैं ये साबित कर दूंगा कि वो लड़की जिसने तुम्हें देखा था वो भूत ही थी। चंदू ने घर के दरवाजे को ठीक तरह से बंद करते हुए कहा। वो भला कैसे? मुझे अभी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि भूतों के ना कदमों के निशान बनते हैं और ना ही उनकी परछाई बनती है, चंदू ने ये कहा। चंदू की बात सुनकर मेरी हंसी गायब हो गई। मुझे उस लड़की के बारे में एक विचित्र बात याद आ गई। मैं उसके साथ कच्ची सड़क पर जब चल रहा था तब हम स्ट्रीट लैंप के पास से होते हुए गुजरे। हमारे पीछे से आती रोशनी से सड़क पर मेरी परछाई तो बन गई पर उसकी नहीं बनी। लेकिन उस समय मैं उसकी खूबसूरती में इतना खोया हुआ था कि मैंने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने एक टॉर्च हाथ में लिया और चंदू को साथ लेकर उसी कच्ची सड़क की तरफ चल पड़ा। उस रात क्योंकि बरसात हुई थी और कच्ची सड़क पर कीचड़ भरा था, इसलिए किसी के भी पैरों के निशान साफ नजर आते। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हमारे बाद कोई भी उस सड़क से गुजरा भी नहीं था। मैं और चंदू जब उस सड़क पर पहुंचे तो नज़ारा हमें देखने को मिला। उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। उस पूरी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ मेरे जूतों के निशान साफ नजर आ रहे थे, पर उनके अलावा और कोई निशान वहां नहीं थे। हम आश्चर्य के साथ एक दूसरे को ही देखते रह गए। तभी उस रात के सन्नाटे में किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आई। मैंने पहचान लिया कि वो आवाज़ उसी लड़की की है। चंदू ने मेरा हाथ पकड़ा
और मुझे जल्दी से दौड़ते हुए वापस घर लेकर आ गया। उस दिन मैं समझ गया कि हमारे आसपास ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। उस दिन के बाद से मैंने कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाना छोड़ दिया, खासकर अमावस की काली रातों में। मेरे लिए तो उस रास्ते से जाने की बात सोचना भी बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं और मेरी एक दोस्त अपने कॉलेज फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। उसके घर से निकलते हुए हमें काफ़ी देर हो गई थी। उसका फार्म हाउस जिस जगह पर था जहां पार्टी हो रही थी, वो शहर के बाहरी इलाके में था, जो अक्सर सुनसान रहता है। उस रात को हाईवे वैसा ही सुनसान था। उस रास्ते पर हमारी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैं कार चला रहा था और मेरी दोस्त दिव्या मेरे बगल में कार में बैठी थी। उस रात की खामोशी से हम दोनों को डर ना लगे, इसलिए मैंने गाड़ी में गाने चला रखे थे। पर उसके बावजूद भी मुझे जोरों की नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। दिव्या ने किसी तरह से मुझे जगा कर रखा हुआ था। वो बार बार मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान रोड के सुनसान और अंधेरे जगह पर ही था। अचानक मुझे एक झपकी सी आ गई और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा तो मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई है। मुझे होश आता उससे पहले ही मैं उसे कुचल चुका था। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई तो मेरी गाड़ी ज़मीन से धीरे धीरे घसीटते हुए किनारे जाकर लग गई। जब मैंने रोड पर जाकर देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की की आधी ही बॉडी वहाँ पर कटी पड़ी है। उसका सिर्फ सर और ऊपर का शरीर ही वहाँ पर पड़ा हुआ था, बाकी सब कुछ गायब था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी ने उसे 2 हिस्सों में बांटा हो। दिव्या को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने वापस से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। थोड़ा आगे जाकर जब मेरी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि लड़की की आधी कटी हुई ऊपर की बॉडी मेरे कार के पीछे पीछे आ रही है और फिर कुछ ही पलों में वो एकदम से गायब हो गई। मगर हैरत की बात यह थी कि दिव्या को ये सब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से मैं दिव्या से कुछ बात नहीं कर पा रहा था। हाईवे ख़त्म होने वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने उस लड़की का निचला हिस्सा, यानी कि उसके पैर मेरी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए दिख रहे थे। मैंने हिम्मत की और अपनी गाड़ी नहीं रोकी। तभी मेरे कार के शीशे पर ऊपर की बॉडी आकर गिरी। मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल गई और मैं कार का कंट्रोल खो बैठा, जिससे मेरी कार डिसबैलेंस होकर सामने के एक पेड़ से जा टकराई। बहुत देर बाद जब मेरी आंख खुली तो दिव्या मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी और तब तक सुबह हो चुकी थी। मगर वो सब क्या था ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि उसी हाईवे पर उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक के नीचे आकर उसकी लाश 2 हिस्सों में बंट चुकी थी और उसका आधा शरीर कहीं मिला ही नहीं, जिसके बाद से वो लोगों को ऐसी ही उस हाईवे पर दिखती रहती है और परेशान करती रहती है। वो बहुत से लोगों को ऐसे ही बहकाकर एक्सीडेंट के चपेट में ले चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।